गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं अपना यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज। ये सेट नंबर है 28। इसमें कुल 15 एमसीक्यू हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पीडीएफ के लिए आपको करना ये है, टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए कोर्सेरा यूपीएससी, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मारिस्टिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मारिस्टिस एक बीमारी है, उसके बारे में दिया हुआ। पहला कथन ये है, यह मवेशियों में पाया जाने वाला एक प्रोटोजोआ संक्रमण है। दूसरा कथन है, यह स्तन उत्तकों को प्रभावित करता है एवं इसके कारण कम एवं निम्न गुणवत्ता वाला दूध उत्पादन होता है। तो ये जानवरों में होने वाली एक बीमारी है, उसके बारे में आपको बताना है। मारिस्टिस, उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है केवल 2, उनका बिल्कुल सही है। यहाँ प्रोटोजोआ नहीं है, यहाँ जीवाणु है। बाकी सारे कथन सही हैं। यहाँ पे दूसरे सही थे। जीवाणु की वजह से होता है पोस्टिस, मारिस्टिस, सॉरी मैंने पोस्टिस शायद पढ़ दिया था, मारिस्टिस होता है, मारिस्टिस है, मारिस्टिस की वजह से होता है। देखिए ये होता क्या है, एक जीवाणु है जो जानवरों के, मवेशियों के स्तन पे हो जाता है, वहाँ पे जाके संक्रमण उत्पन्न कर देता है दूध ग्रंथियों में, जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम होता है, काफ़ी दर्द होता है और इन्फेक्शन भी होता है। जो दूध होता है उसकी गुणवत्ता काफ़ी प्रभावित हो जाती है, इसलिए न्यूज़ में था। आप इसका बस नाम याद रखिए, यूपीएससी में भी नाम की वजह से पूछ ले क्वेश्चन तो गड़बड़ हो सकता है, तो इसकी तैयारी रखनी जरूरी होती है ऐसे क्वेश्चन की। नाम थोड़ा सा जटिल था, मारिस्टिस, तो याद रखिएगा आप लोग। मास्टिस्टिस इसको पढ़ेंगे या मारिस्टिस, मास्टिस्टिस ही ज़्यादा परफेक्ट इसका प्रोनाउंसिएशन है, मास्टिस्टिस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चांगपा ट्रांस हिमालय खानाबदोश, ट्रांस हिमालयन खानाबदोश है जो लद्दाख के चांगथंग क्षेत्र में रहते हैं। ये ट्राइब है चांगपा ट्राइब, इसके बारे में पूछ रहा है, बता रहा है कि ये ट्रांस हिमालय खानाबदोश क्षेत्र में रहते हैं। ट्रांस हिमालय में रहते हैं लद्दाख के चांगफा क्षेत्र में। दूसरा कथन कह रहा है, रेबो चांगपाओं द्वारा पाली जाने वाली चांगरा बकरियों के अस्तर अंडर कोटेड से बना एक तंबू होता है। बताइए इनमें से क्या है। ये वही जनजाति है जो बकरी पालती है। आप लोगों ने सुना होगा पश्मीना ऊन का नाम आपने सुना होगा, तो जो पश्मीना ऊन तैयार करते हैं यही वो जनजाति है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने ए केवल लगाया है, केवल एक सी लगाया है, उनका बिल्कुल सही है। देखिए ये बकरियों से नहीं होता है, वहाँ पे बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, लेकिन ये बकरियों से केवल ऊन के लिए, ये याक से बनने वाला, याक के ऊन से बनने वाला रेबो नामक तंबू होता है, ना कि बकरियों से। चांगपाओं से नहीं होने वाला। चांगपा वहाँ के बर्फीली हवाओं से बचने के लिए, यहाँ के चांगपा तो जनजाति है, वहाँ के हवाओं से बचने के लिए याक के ऊन से रेबो नामक तंबू बनाते हैं ये लोग। और ये चांगथांग क्षेत्र में रहते हैं। किसके? लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में रहते हैं। ट्रांस हिमालय के खानाबदोश जनजाति हैं ये। चांगपाओ मतलब पश्मीना ऊन तैयार करते हैं ये उस बकरी के लिए। कौन सी बकरी होती है? चांगारा बकरी, चांगरा बकरी होता है, या चांगथंगी बकरी। याद रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं ये भी कि चांगथंगी बकरी या चांगरा बकरी किससे संबंधित है। ये पश्मीना ऊन इसी से निकाला जाता है, पश्मीना ऊन। और यहाँ पे ये पूछ सकते हैं तो रेबो नामक तम क्या है, तो ये बताना पड़ेगा आपको कि चांगपा जो जनजाति है बर्फीली हवाओं से बचने के लिए याक के ऊन से जो बनाती है तंबू अपना, उसी को कहते हैं रेबो। बाकी सारी चीज़, इसका लोकेशन पूछ सकता है आपसे यहाँ पे, तो लोकेशन याद रखिएगा। चांगथांग क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये लद्दाख में है, ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कैब रोग किससे संबंधित है? स्कैब रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए इससे संबंध में क्या चीज़ सही है इसमें। पहला दिया हुआ है, यह पौधों में सामान्य जीवाणु एवं कवक जनित रोग है। दूसरा दिया हुआ, मृदा की क्षारीयता में वृद्धि इस रोग को रोका जा सकता है, मतलब मृदा में क्षारीयता बढ़ा करके इस रोग को रोका जा सकता है। दूसरा कथन ये कह रहा है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें केवल एक लगाया उनका बिल्कुल सही है। देखिए मृदा की क्षारीयता में कमी करके हम स्कैब डिजीज को रोक सकते हैं, ना कि वृद्धि करके। तो हमें वो ये करना पड़ता है कृषि में। देखिए कुछ इस तरह से उसका प्रभाव पड़ता है। ये ज़्यादातर आलू को प्रभावित करता है, यहाँ तक कि अन्य भी फसलों को प्रभावित करता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ सेब को भी प्रभावित करता है। आप मार्केट में जो सस्ते वाले सेब होते हैं उनमें देखेंगे कि इस तरह का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इसी वजह से वो सेब सस्ते मिलते हैं। देखिए स्कैब डिजीज जो है ये क्या करता है, एक जीवाणु या कवक जनित रोग है जिसमें फल या कंद कुछ भी हो, उनके पपड़ी पड़ जाता है उनके ऊपर। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं पपड़ी पड़ा हुआ है, तो इस तरीके से पड़ जाता है। ये आलू इसको लेकर के सबसे ज़्यादा आलू अति संवेदनशील है, जो कि बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया जो इसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस रेकिविज के कारण होता है ये चीज़। शुष्क क्षारीय मृदा
में तेज़ी से फैलता है। अगर कोई मृदा क्षारीय है और शुष्क भी है तो उसमें बहुत तेज़ी से फैलता है। तो इसलिए आवश्यक है कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रोकने के लिए। तो इसके लिए करना ये है कि वो लकड़ियों को, मृदा की क्षारीयता में वृद्धि करने वाले लकड़ी, जैसे कि लकड़ी की राख, नई खाद या चूने का उपयोग ना करें। इससे क्या होता है कि वो बढ़ जाते हैं ये। तो लकड़ी की राख, नई खाद या चूने का उपयोग ना करने से पौधों को इस रोग से बचाया जा सकता है। या फिर दिन में 6 घंटे से अधिक धूप होती हो तो भी इससे बच सकते हैं ये, उसकी वजह से। पेड़ों के मध्य दूरी रखते हैं, एक पौधा अगर यहाँ एक पौधा यहाँ, तो एक पौधे से दूसरे पौधे के मध्य रोग नहीं फैलेगा, तो भी बच सकते हैं। या फिर इनके ऊपर पत्तियाँ गिरती हैं, उन पत्तियों को टाइम से साफ़ कर दें, तो पत्तियों को साफ़ कर देने से भी रोग नहीं फैलता। तो ये सारे कुछ तरीके थे, बस इसके याद रखिएगा। स्कैबो रोग किससे संबंधित है, तो आप याद रखिएगा जीवाणु जनित या कवक जनित फंगी की वजह से होने वाला एक रोग है, इतना याद रखिएगा। और इस पर क्या होता है, पपड़ी जम जाती है फलों पे, और ये सबसे ज़्यादा इससे संवेदनशील कौन सी फसल है, तो है आलू। मतलब सेव भी है, ऐसा नहीं कहेंगे कि एक ही है, लेकिन आलू सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। चलिए अगला क्वेश्चन कर है ग्रेट कंजक्शन, महासंयुग्मन। महासंयुग्मन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी एक नई घटना हुई है, अभी जल्दी ही, आई थिंक आज 31 जनवरी है ना, तो हो गया लगभग, मान के चलिए 40 दिन पहले घटना हुई थी, तो इसलिए न्यूज़ में था। कह रहा है पहला कथन, यह शब्द विशेष रूप से खगोलीय विद्वान बृहस्पति और शनि के निकट आने के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। दूसरा कथन कह रहा है, यह घटना प्रत्येक 28 वर्ष में घटित होती है और अगली बार इसे 2048 में देखा जाएगा। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने केवल एक लगाया उनका बिल्कुल सही है। देखिए ये होता क्या है, बृहस्पति और शनि के निकट आने की घटना को कहते हैं महाकंजक्शन, मतलब ग्रेट कंजक्शन कहते हैं, तो महासंयुग्मन। तो अभी ये 20 में ही हुआ है, 2020 में 21 दिसंबर को हुआ है, फिर 20 वर्ष बाद होगा, तो अगली बार 2040 में होगा, ना कि 48 में। तो पहली घटना ये खत्म हो गई। और दूसरा चीज़ यहाँ पे 28 वर्ष, तो ये गलत है, 28 वर्ष में नहीं होता, 20 वर्ष में होता है, इसलिए ये भी गया। तो इसे ऐसे देखें तो 2000 यहाँ 40 होना चाहिए और यहाँ 20 वर्ष होना चाहिए, तो इसलिए गलत हो गया था। अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे सर्टन दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है जुपिटर। तो जब ये दोनों करीब आते हैं तो होता है, हम उसको कहते हैं महाकंजक्शन, ग्रेट कंजक्शन, महासंयुग्मन हिंदी में कहेंगे। तो खगोलविद इन दोनों के करीब आने की घटना को ही कहते हैं महासंयुग्मन, ग्रेट कंजक्शन। वैसे सामान्यतः जब दो छोटे छोटे पिंड या फिर अन्य कोई पिंड एक दूसरे के करीब आते हैं तो उसको कंजक्शन कहते हैं। ये घटना 20 वर्ष में होती है और 21 दिसंबर को हुई है अभी जल्दी, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। और देखिए एक फैक्ट और याद रखिएगा, 2020 में जो 21 दिसंबर को जो हुई है 2020 में, ये 1663 में जब हुई थी उससे ज़्यादा नज़दीक था। मतलब ये दोनों सर्टन और जुपिटर दोनों करीब आए थे। 1663 के बाद से दूसरी बार ये सबसे करीब आए हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार के बाद सरकार ने कर की दर धीरे धीरे कम की करके उसके दायरे का विस्तार किया है। अगला कथन कह रहा है, दूसरा, पिछले 2.5 दशकों में कर सुधार के बाद सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का अंशदान 50% से भी ऊपर हो गया, जो पहले 20% से कम था। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने सही आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें सी लगाया उनका बिल्कुल सही है। देखिए 1991 के LPG रिफॉर्म के बाद सरकार ने बहुत सारे करों को धीरे धीरे कम कर दिया, तो ये तो बिल्कुल सही था, कर के दायरे को बहुत सारे विस्तारित कर दिया, तो ये सही है। दूसरा कथन अगर देखें तो ये भी बिल्कुल सही है। टैक्स जो रिसिप्ट होने लगा है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ने लगा है, तो ये सही उसके लिए है कि 20% पहले था लेकिन अब बढ़ करके ये 51% के आसपास पहुँच गया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। न्यूज़ में यूँ कहें तो वैसे नॉलेज के लिए होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर ग्राफ चल रहे हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू के, तो इसलिए आप याद रखिएगा। तो प्रत्यक्ष करों का अंशदान सर्वाधिक है सरकार के रेवेन्यू रिसिप्ट में। अगर देखें तो प्रगतिशील संरचना है। प्रगतिशील संरचना क्यों कहते हैं इसको, देखिए जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा, आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो इसको प्रगतिशील कहते हैं, प्रगतिशील टैक्स कहते हैं। पिछले 2.5 दशकों में कर सुधार के बाद भारत की संरचना में काफ़ी हद तक परिवर्तन आया है और इस समय 51.3% है टोटल रेवेन्यू सरकार के, जो इस 2016-17 के डेटा के अकॉर्डिंग 51.3% है टोटल रेवेन्यू में से। इसका डायरेक्ट इनकम, पर्सनल टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स मिला करके 51% के आसपास ही पहुँच जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर के साथ कर आधार पर किसी विशेष परियोजना के लिए लगाया गया कर की ही उपकर कहलाता है। दूसरा इसी में कह रहा है, अगला पार्ट है, जबकि कर के ऊपर कर अधिभार क्या कहलाता है, सरचार्ज। दूसरा कथन कह रहा है, कर की किसी उद्देश्य की आपूर्ति के लिए नहीं लगाया जाता। जो कर होता है टैक्स, वो किसी उद्देश्य की आपूर्ति के लिए नहीं लगाया जाता, जबकि उपकर जो होता है शेष होता है वो और अधिभार जो सरचार्ज होता है, दोनों किसी विशेष उद्देश्य की आपूर्ति के लिए
आपूर्ति हेतु राजस्व उगाही के लिए लगाए जाते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, बताना है आपको। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर सही लगा लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने डी लगाया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे जो देखिए, मान लीजिए कि 10% टैक्स लगाया जा रहा है, तो इसके आधार पे लगाया जाएगा उपकर और सरचार्ज। इस 10% जितना रिसिप्ट होगा उसके ऊपर उस पर 1% लगा दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, सरचार्ज। टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा तो सरचार्ज है, और इसका जितना आधार है उसके आधार पर लगेगा तो उसको उपकर कहते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये चीज़ समझ लेना ज़्यादा जरूरी होता है। सरचार्ज क्या होता है, ये प्रत्यक्ष कर पर लगाया जाता है। जो भी सरचार्ज होता है वो प्रत्यक्ष कर पर लगाया जाता है, जबकि जो शेष होता है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों पर लगाया जाता है। ये पहला डिफरेंस दोनों में है। और चीज़ें देख लें यहाँ पे देखिए अगला चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, नैसर्गिक विवादों से निपटाने के लिए भी मतलब ये चीज़ लगा, जैसे नैसर्गिक विपदाओं क्या क्या होती हैं। नैसर्गिक विपदा तो भूकंप आना, चक्रवात, या फिर मान लीजिए कोई अन्य तरह की विपदा आ गई तो वहाँ पे सरचार्ज लगा करके इसे निपटने के लिए प्रयास किया जाए। जबकि दूसरा यहाँ पे देखें तो उपकर क्या होता है, उपकर ये होता है कि ये इसका प्रावधान जैसे कि शिक्षा के ऊपर लगाने के लिए सड़क पर, पेट्रोलियम पर उपकर लगाया जाता है। तो उम्मीद आपको समझ में आया। उपकर किस पे लगाया जाता है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पर लगाया जाता है, जबकि सरचार्ज केवल डायरेक्ट टैक्स पर लगाया जाता है। तो ये बस माइनर सा डिफरेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है ऐसी प्राप्तियां जो लोग ऋण को प्रभावित करती हैं उन्हें प्राथमिक प्राप्तियां कहते हैं। दूसरा कथन कह रहा है जो प्राप्तियां लोक ऋण को प्रभावित नहीं करती हैं उन्हें द्वितीय प्राप्तियां कहते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों सही नहीं है। अगर दोनों को पलट देंगे तो सही हो जाएंगे। देखिए आप पहले थोड़ा समझ लीजिए कि दोनों में डिफरेंट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। सपोज मान लीजिए आप कैपिटल रिसिप्ट यहाँ पे इसी क्वेश्चन को लेकर समझेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे कह रहा है ऐसी प्राप्तियाँ जो लोक ऋण को प्रभावित करती हैं उन्हें प्राथमिक प्राप्तियाँ कहते हैं। अब प्राथमिक प्राप्तियाँ कौन सी प्राप्तियाँ होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं। मान लीजिए आप सरकार को कहीं से या फिर रेलवे से बेनिफिट हुआ तो उसके थ्रू मिलेगा, या फिर सरकार ने किसी को लोन दे रखा था उस पर जो इंटरेस्ट मिला वो चीज़ें, ये क्या सरकार को ऋण को प्रभावित कर रही हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं। सरकार को ऋण थोड़ी लेना पड़ रहा है, इसके लिए ऋण नहीं लेना पड़ रहा है। तो ये क्या हो गई, प्रभावित नहीं कर रही है, जबकि पहला कथन कर प्रभावित करती हैं प्राथमिक प्राप्तियाँ। द्वितीय प्राप्तियाँ देखें तो द्वितीय प्राप्तियाँ में या तो सरकार ऋण लेती है बाहर से कहीं से, ऋण मतलब यूँ दूसरे तरीके से समझें तो सरकार अपने किसी PSUs को बेचती है, उसमें शेयर अपना कम करती है तो प्राप्त करती है द्वितीय प्राप्तियाँ। तो बताइए इससे तो प्रभावित हो रहा है ना सरकार के ऋण, सरकार को कुछ ना कुछ जा रहा है ना सरकार का, तो इसके थ्रू समझ लीजिए आप। देखिए यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट दिया हुआ है या कैपिटल रिसिप्ट दिया हुआ है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स मिलता है, नॉन टैक्स रिसिप्ट होता है। लेकिन देखें दूसरे तरीके से कैपिटल रिसिप्ट में सरकार अगर लोन देती है कुछ अन्य तरीके के, या फिर अपने कुछ शेयर बेचती है अपने जो PSUs हैं उनमें से, तो प्राप्त करती है कैपिटल रिसिप्ट। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया वो दोनों में से। तो रेवेन्यू रिसिप्ट को क्या कहते हैं, प्राथमिक प्राप्ति, और कैपिटल रिसिप्ट को द्वितीय प्राप्तियाँ कहते हैं। तो इसमें जब प्राथमिक को द्वितीय दे दिया था तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक आमतौर पर क्षुद्र ग्रह का अध्ययन निम्नलिखित में से किस कारण से करते हैं। पहला कथन दिया हुआ है क्षुद्र ग्रह सूर्य के निर्माण एवं इसके इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। दूसरा दिया है संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रहों की खोज करने के लिए में सहायता करते हैं। मतलब कोई भी खतरनाक क्षुद्र ग्रह हो तो उसका पहले से हमें जानकारी मिल जाती है, इसलिए अध्ययन करते हैं। दूसरा कथन कह रहा है। तीसरा कथन कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह ज्वालामुखी के स्रोत और खनिजों के असाधारण रूप से संबद्ध आपूर्ति, मतलब इनके संबंधित जानकारी दे सकते हैं ये। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, क्यों वैज्ञानिक क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करते हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने सही आंसर लगा लिया। जिन लोगों ने डी लगाया उनका बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए आप लोग समझ सकते हैं उनके बहुत सारे कारण होते हैं जिनके लिए वैज्ञानिक क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करते हैं। तो पहली बात तो ये इसलिए करते हैं कि अंतरिक्ष में सौर प्रणाली का निर्माण, जैसे कि मान लीजिए कि पृथ्वी से टकराने से बचा सकते हैं। पहले से हमें पता रहेगा कि कौन सा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के आसपास से गुजरने वाला है, तो हम पृथ्वी से टकराने से रोक सकते हैं उस चीज़ को। ये चीज़ हो गया। अब हम ये समझ सकते हैं अंतरिक्ष एवं प्रणालियों का निर्माण कैसे हुआ। जैसे कि वैज्ञानिक हमेशा पता लगाते रहते हैं कि सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन कर करके हम लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं इन्हीं के अवशेष हैं। जब सूर्य का निर्माण, पृथ्वी का निर्माण हो तो उनसे कुछ जो छोटे छोटे टुकड़े बच गए तो वही क्षुद्र ग्रह के रूप में घूम रहे हैं। तो उनका अगर क्षुद्र ग्रह का अध्ययन कर लेंगे तो इनका भी हमें अंदाजा लग जाएगा। तो इस तरीके से अप्रत्यक्ष स्रोत हैं ये। और दूसरा चीज़ देखें तो क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के जीवमंडल को अतीत में महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित है। जैसे कि आप पढ़ेंगे चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, तो उसमें कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि जो हमारे रीजन का है, मतलब ये कोई पैसिफिक रीजन का, तो पैसिफिक रीजन खाली जो जगह पड़ा हुआ है तो वहाँ से निकल के कुछ भूस्थल
ऊपर चले गए तो उससे चंद्रमा का निर्माण हुआ, तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं। तो क्षुद्र ग्रहों का जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें ये इसकी जानकारी मिल जाएगी क्या दोनों की मृदा एक जैसी है, ऐसे अन्य चीज़ें भी पता चल जाएंगी, तो इसलिए भी किया जाता है। और दूसरा चीज़ है कि क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन से क्या पता चलेगा सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है, इसकी भी जानकारी मिल जाती है। संभावित जो क्षुद्र ग्रह, खतरनाक क्षुद्र ग्रह हैं, उनकी भी हमें बारे में जानकारी पता चल जाएगी कि वहाँ के जो वातावरण है वो कहीं खतरनाक तो नहीं है, हमारे अगर वायुमंडल की तरफ प्रवेश करेगा तो उससे कोई और तरह का विपदा ना आए, इसलिए अभी अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में जिन क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति नहीं है वे कौन से हैं? तो आपको बताना है किन क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति नहीं दी गई है। पहला कह रहा है चिट फंड में निवेश, दूसरा कह तंबाकू उद्योग में, तीसरा कथन कह रहा है कि सभी कृषि एवं वृक्षारोपण गतिविधियों में, चौथा कह रहा है सैटेलाइट एवं उससे जुड़ी गतिविधियों में। बताइए इनमें से किन क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति नहीं है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें बी लगाया है उनका बिल्कुल सही है। एफडीआई चिट फंड में निवेश करने के लिए, चिट फंड को समझिए क्या होता है, ये चेन होता है, मतलब अगर आप इसमें पहले जुड़ गए तो आपके नीचे जितने लोग जुड़ेंगे वो उस टाइप का होता है, काम करता है। तो आप लोगों ने सुना होगा चिट फंड, तो इसके लिए काम करता है। शारदा चिट फंड का तो नाम ही सुने होंगे, उतना बड़ा स्कीम, तो वहाँ से आप समझिए इस चीज़ को। तो चिट फंड में निवेश करना हमारे वहाँ प्रतिबंधित है, और तंबाकू उद्योग में या फिर सिगरेट से संबंधित कोई भी उद्योग है तो उसमें डायरेक्ट एफडीआई प्रतिबंधित किया गया है। तो जिन लोगों ने बी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। चलिए इसमें एक्सप्लेनेशन देखना हो तो इसे ऐसे देख सकते हैं किन क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति नहीं है। तो अगर देखें तो परमाणु ऊर्जा में एफडीआई की अनुमति नहीं है। परमाणु ऊर्जा में अगर कोई निवेश करना चाहता है तो उसको निवेश करने से रोका। परमाणु ऊर्जा में हो गया, सिगरेट या फिर सिगार या फिर तंबाकू से संबंधित कोई बने उत्पाद में भी एफडीआई की अनुमति नहीं है। लॉटरी में, ऑनलाइन, निजी या फिर सरकारी कुछ अन्य तरीके को, तो उसमें लॉटरी में भी एफडीआई की अनुमति नहीं है। दूसरा अगला है चिट फंड में निवेश के लिए नहीं है। या फिर हस्तांतरित विकास अधिकार जो है, मतलब आपने कुछ चीज़ डेवलप किया फिर दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसे इसमें भी एफडीआई की अनुमति नहीं है। जुआ सट्टेबाजी में भी अनुमति नहीं है। कृषि और वृक्षारोपण गतिविधियों में भी अनुमति नहीं है। लेकिन अगर बागानी करना चाहते हैं, मत्स्य पालन करना चाहते, चाय बागानी करना चाहते हैं, पशुपालन करना चाहते हैं भारत में आके, तो इसमें एफडीआई की अनुमति है। ये कुछ अपवाद हैं, इनमें कर सकते हैं, लेकिन आके आप यहाँ पे ज़मीन खरीद करके आप कुछ बिजनेस कर लीजिए तो नहीं कर सकते हैं ये चीज़। मतलब खेती करना चाहिए तो इसके लिए नहीं कर पाएंगे आप ऐसे में। लेकिन बागवानी करना चाहते हैं, अगर मत्स्य पालन करते हैं, चाय बागवानी कर सकते हैं, पशुपालन करना चाहते हैं, इसमें कर सकते हैं। ये कुछ अपवाद हैं इसके। आवास में देखें, अचल संपत्ति है, आवास में इनमें कर सकते हैं, मतलब एफडीआई की अनुमति इनमें है, लेकिन इनमें नहीं है। आवास और अचल में इनमें नहीं है। लेकिन अगर देखें टाउनशिप में या फिर वाणिज्यिक परियोजनाओं में करने के लिए अगर कोई विदेशी कंपनी आकर चाहती है तो कर सकती है। आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, तो उसमें आकर के जापान की कंपनी निवेश कर रही है ना, तो वैसे ही टाउनशिप में या फिर वाणिज्यिक परियोजनाओं में विदेशी कंपनियां आके एफडीआई के रूप में निवेश कर सकती हैं और उसको आगे बढ़ा सकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में चर्चित ग्रीन रूम मीटिंग किससे संबंधित है। पहला कथन कह रहा है विश्व आर्थिक मामलों से, दूसरा कथन कह रहा है G20 से, तीसरा है WTO से, और डी है UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया, और जिन लोगों ने WTO लगाया उनका बिल्कुल सही है। ये देखिए WTO से संबंधित है, जब उसके महानिदेशक के सम्मेलन का कक्ष होता है, मतलब सब लोग बैठते हैं वहाँ पे, तो उसमें जो उनके प्रतिनिधि मंडल होते हैं उसी को आमतौर पर संदर्भित करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए ये चीज़ बोला जाता है ऐसा ग्रीन रूम, उसी को ग्रीन रूम मीटिंग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के आविष्कार पेटेंट योग्य नहीं है। पहला दिया है कृषि या बागानी से संबंधित, दूसरा दिया हुआ साहित्य, नाटकीय, संगीत, कलात्मक से संबंधित, तीसरा दिया हुआ मानवीय हस्तक्षेप के बिना कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चौथा दिया परमाणु ऊर्जा से संबंधित आविष्कार। तो बताइए किसको पेटेंट नहीं दिया जाता है भारत में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया, जिन लोगों ने इसमें डी लगाया उनका बिल्कुल सही है। इन सभी सेक्टर में अगर आप कोई निवेश करते हैं, मतलब इनोवेशन करते हैं, तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने कोई साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रिंसिपल ढूंढ लिया है तो भी आपको यहाँ पे पेटेंट नहीं मिलेगा। या फिर दूसरी तरह देखें तो आप लोग अरेंजमेंट का कोई या फिर कोई डिवाइस आपने खोज रखा है कंप्यूटर का, तो भी आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। या फिर हॉर्टिकल्चर या फिर कोई और कॉपीराइट से संबंधित आपने कोई टेक्निक ढूंढ लिया, या फिर एग्रीकल्चर का मेथड कोई नया ढूंढ लिया है, तो भी आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। या फिर प्लांट लगाने के लिए, एनिमल के लिए, या फिर उनके ट्रीटमेंट के लिए भी कोई टेक्निक आपने ढूंढ लिया तो उसको भी पेटेंट नहीं मिलेगा। फिर देखें अगर मैथमेटिक्स या फिर बिजनेस या फिर एल्गोरिदम का भी आपने कोई नया तरीका ढूंढ रखा है तो उसको भी पेटेंट नहीं मिलेगा। दूसरा चीज़ देख लें इसमें, अगर कुछ आप प्रकृति के खिलाफ है किसी तरीके का आपका रिसर्च, तो भी उसमें नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे कि उसमें एटॉमिक दिया हुआ था, एटॉमिक क्या करता है, प्रकृति के खिलाफ है ना, इसलिए उस पर भी नहीं मिलता पेटेंट हमारे वहाँ। इतने सारे सेक्टर में नहीं मिलता, और भी बहुत सारे हैं जिनको आप खुद ढूंढ के देख सकते हैं। चलिए अगला है ब्लू फ्लैग। वैसे आप समझ सकते थे कि किन सेक्टर में नहीं दिया, जो चीज़ इन्वायरमेंट के खिलाफ है उसमें नहीं दिया जाता है।
ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण। बताइए, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में बता रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण समुद्र तटों को विश्व का सबसे स्वच्छ समुद्र तट माना जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत प्रथम प्रयास में अधिकतम समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। तीसरा कथन कह रहा है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण के लिए समुद्र तटों के चयन का करने वाली जूरी का सदस्य है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है ए, उनका बिल्कुल सही है। अगर देखें तो IPCC इसके जूरी में भाग सदस्य नहीं है, इसमें एक सदस्य नहीं है, बाकी 4 लोग हैं फी को लेकर के। वो चारों का नाम क्या है आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। दूसरा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, और खुद एक फी है FEE मतलब फी फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन खुद ही है, और IUCN भी इसका जूरी का मेंबर है इसमें। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। और भारत एक ऐसा सदस्य बन गया जिसने 8 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त कर लिया है। देखिए दूसरा चीज़ यहीं पे वो चीज़ दिया हुआ कि सबसे ज़्यादा प्राप्त करने वाला पहला भारत बन गया है। ये डेनमार्क की एक NGO है जो कि फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन नाम है, यही प्रदान करती है। यह पुरस्कार विश्व के सबसे सुरक्षित और सबसे स्वच्छ पर्यावरण के अनुकूल समुद्र तटों को प्रदान किया जाता है। तो भारत में अभी 8 तटों को प्रदान किया गया है और भी डेवलप किए जा रहे हैं आगे प्रदान करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तटों के लिए विनियमन क्षेत्र में CRZ में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां संचालित की जा सकती हैं। पहला कह रहा है ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। दूसरा कह रहा है CCTV निगरानी और नियंत्रण कक्षा। तीसरा कथन कह रहा है कि सौर ऊर्जा संयंत्र। चौथा कह रहा है लैंडस्केपिंग लाइटिंग, मतलब मान लीजिए ये कोस्ट है तो इसके यहाँ पे लाइटिंग लगाने के लिए ये चीज़ कह रहा है। ग्रे वाटर ट्रीटमेंट मतलब घरों से जो निकलने वाला पानी होता है, वेस्ट वाटर होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो बताइए कौन सा इसमें से सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया हो। जिन लोगों ने इसमें D लगाया है उनका बिल्कुल सही है। यहाँ पे बहुत सारे तरह के प्रोविज़न दिए हुए हैं जहाँ पे लगाए जा सकते हैं। अब देखिए क्या इसमें मतलब ट्रिक है, तो HTL मतलब हाई टाइड लाइन। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे नॉर्मल ये तट है, लो टाइड लाइन यहाँ पे रहता है, हाई टाइड लाइन मतलब सबसे उच्च ज्वार जब आता है तो यहाँ तक जलस्तर आता है। इसके बाद 10 मीटर के अंदर इधर इस साइड में, बाहर के साइड में आप इतने सारे तरीके के काम कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे आप लगा सकते हैं पोर्टेबल टॉयलेट। मतलब पोर्टेबल टॉयलेट मतलब होता है परमानेंट नहीं, जैसे वो गाड़ियों पे सेट होता है उसको ले जाके वहाँ छोड़ दीजिए, जो लोगों को जरूरत होगी तो उसका यूज करेंगे। ग्रे वाटर ट्रीटमेंट लगा सकते हैं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन लगा सकते हैं, प्रबंधन संयंत्र लगा सकते हैं, सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं, शुद्ध पेयजल सुविधा प्रदान कर सकते हैं, यहाँ पे बीचों पर पहुँचने का रास्ता बना सकते हैं। अब लैंडस्केपिंग लाइटिंग लगा सकते हैं, वहाँ पे प्रकाश के लिए लाइट लगा सकते हैं, जैसे कि लोग शाम को जाकर बैठे आराम से, कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए बैठने के लिए बेंच सीट भी लगा सकते हैं, अम्ब्रेला भी लगा सकते हैं, जो छाता होता है वहाँ वो भी लगा सकते हैं। आउटडोर खेल मतलब जो घरों से बाहर निकल के खेला जाता है उसके लिए भी यहाँ प्रोविजन कर सकते हैं। CCTV कैमरा लगवा सकते हैं, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, क्लॉक रूम की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। सेफ्टी वॉच टावर मतलब सेफ्टी वॉच टावर आप देखे होंगे ज़्यादातर तो बड़ा ऊंचा सा रहता है, उस पर बैठ खड़े होकर देखते हैं सब सिक्योरिटी गार्ड वाले लोग, तो उनके लिए भी लगवा सकते हैं सेफ्टी वॉच टावर। या समुद्र तट की सुरक्षा के उपकरण लगा सकते हैं। सुरक्षा का उपकरण मतलब CCTV कैमरा ही यहाँ पे जोड़ के देख सकते हैं। और दूसरा चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं पर्यावरण सूचना बोर्ड या फिर अन्य संकेतक मतलब इन्फॉर्मेशन वहाँ का लगा सकते हैं। बाड़ लगा सकते हैं, बाड़ मतलब घेरा लगा बना सकते हैं कि इसकी इधर नहीं जाना है आपको, लो टाइड लाइन की तरफ आप मत जाइए, तो ऐसे कर सकते हैं। पार्किंग सुविधा प्रदान कर सकते हैं, प्रवेश द्वार या पर्यटन की सुविधा केंद्र स्थापित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सुविधाएं अगर रहेंगी तो बढ़िया रहता है। इतनी सारी चीज़ों का फैसिलिटी करने के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मान्यता देता है, कितने सारे काम आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ग्रुप 4 के बारे में बताना है। ग्रुप 4 राष्ट्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन करें G4 4 देशों का समूह जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। देखिए अभी नॉन परमानेंट मेंबर बन गया भारत, इसलिए इस क्वेश्चन की उम्मीद की जा सकती है कैसे पूछे जाए, पहले भी UPSC पूछ चुकी है। तो 4 राष्ट्र कौन कौन से हैं, कह रहा है कि 4 राष्ट्रों में G4 राष्ट्रों में ब्राज़ील, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान शामिल है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को देके कट किया है उन्होंने बिल्कुल सही काम किया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इसमें नहीं सम्मिलित है। अब बचा हमारा एक बिल्कुल सही है। 4 राष्ट्र सम्मिलित हैं, उन लोगों वो लोग चारों मिल करके एक दूसरे का समर्थन करते हैं UNSC में परमानेंट मेंबरशिप के लिए। वो चारों कौन कौन से हैं, तो जो जर्मनी ऑस्ट्रेलिया दिया होता है, ऑस्ट्रेलिया की जगह जर्मनी है, तो यहाँ पे हमें जर्मनी रखना चाहिए था। देखिए ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान, ये चारों एक दूसरे का समर्थन करते हैं किसमें, UNSC में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में करते हैं। अब एक चीज़ समझिए आप,
ये चारों तो समर्थन करते हैं दूसरे का, लेकिन इन चारों का विरोध कौन करते हैं? उन जो विरोध करने वाला ग्रुप है उसको कॉफ़ी क्लब कहते हैं, कॉफ़ी क्लब मेंबर है, तो ये सारे लोग इनका विरोध करते हैं। तो इन जो विरोध करने वाले कॉफ़ी क्लब है, तो इनमें कौन कौन सा? तो इटली है, स्पेन है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, साउथ कोरिया है, अर्जेंटीना है, यहाँ हमारा पाकिस्तान छोटा भाई भी है। तो बताइए इनमें से पहले समझ लीजिए ये चारों देश एक दूसरे का समर्थन करते हैं। अब इनमें से आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन किसका विरोध करता है। तो एक तो सभी लोगों को समझ में आ रहा है, पाकिस्तान भारत का विरोध करता है। अर्जेंटीना किसका विरोध करेगा? ब्राज़ील को करेगा। अब ऑस्ट्रेलिया किसका विरोध करेगा? ये जापान का विरोध करता है। अब जर्मनी किसका करता होगा? तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं जर्मनी किसका करेगा। जर्मनी का विरोध करता है कौन? जर्मनी का करता है विरोध स्पेन। जर्मनी किसी का विरोध नहीं करता, जर्मनी का विरोध यहाँ स्पेन करता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बस दोनों में अंतर समझना जरूरी था। कॉफ़ी क्लब के मेंबर कौन कौन से हैं और G4 के मेंबर कौन कौन से हैं, ये दोनों का उद्देश्य क्या है। तो जितने भी कॉफ़ी क्लब के मेंबर हैं ये कहते हैं कि परमानेंट जो UNSC है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें 5 मेंबर ही अच्छे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बनाने की ज़रूरत है, 5 मेंबर ही रहें। क्यों कहने हैं? क्योंकि इनको तो चांस मिलने का बहुत कम ही अवसर मिलेगा। अब यहाँ देखिए साउथ कोरिया, या फिर यहाँ पे अगर साउथ कोरिया को मिलेगा तो जापान को तो उसके पास ही मिल जाएगा, एक साथ दोनों को नहीं मिल सकता ना। तो इन सबको पता है कि इनको नहीं मिल सकता, तो इसलिए विरोध करते हैं, कहते हैं UNSC में सुधार न किया जाए। ये सुधार के विरोधी हैं, सुधार नहीं करना चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है WHO के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में किसी भी देश ने हेपेटाइटिस बी को सफलतापूर्वक नियंत्रित नहीं किया है। हेपेटाइटिस बी सी को लेकर के अभी इस बार नोबेल प्राइज़ दिया गया, तो इसलिए क्वेश्चन है। दूसरा कथन कह रहा है हेपेटाइटिस बी को तब नियंत्रित माना जाता है जब 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में बीमारी का प्रचलन 1% से कम हो जाए। तीसरा कथन कह रहा है भारत में देशव्यापी स्तर पर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया इसमें 2 और 3 उनका बिल्कुल सही है। देखिए दक्षिण पूर्व एशिया में मतलब साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्रयास में इसको सफलतापूर्वक हेपेटाइटिस बी को नियंत्रित कर लिया है। वो कौन कौन से देश हैं याद रखिएगा। बांग्लादेश है उसमें, भूटान भी है, नेपाल भी है, थाईलैंड भी है, ये चारों हैं। तो बांग्लादेश को आप हल्के में मत लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि भारत का है। भारत अभी भी इसको एलिमिनेट नहीं कर पाया हेपेटाइटिस बी को। भारत में अभी हर साल कम से कम 10 लाख लोग इससे ग्रसित होते हैं हेपेटाइटिस बी से। 2011 में, मतलब ये इसका डेटा है 2011 का, थोड़ा सा पुराना है बट याद रखिए 2010 में ऐसा हुआ था 10 लाख। अभी भी मतलब इसका स्कोर इसी के आसपास है, अभी हमने एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं। लेकिन 4 देश ऐसे हैं दक्षिण पूर्व एशिया से, उन्होंने एलिमिनेट कर लिया है अपने वहाँ। उनके वहाँ 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे में 1% से भी कम लोग ग्रसित पाए गए हैं। भारत ने यहाँ पे देखिए 2002 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लाया था, तो उसके थ्रू हेपेटाइटिस बी के टीके लगाने से प्रारंभ किया था। 2011 में काफ़ी व्यापक स्तर पर इसको लागू किया गया था। फिर भी अभी भी हमारे वहाँ वही हालात पड़े हुए हैं, 10 लाख 9 लाख के आसपास लोग हर साल ग्रसित होते हैं इससे। आपको याद रखना है हेपेटाइटिस सी के लिए किनको किनको दिया गया है नोबेल प्राइज़। तो हार्वी जे एल्टर को दिया गया है, माइकल होंगटन को दिया गया और चार्लिस एम राइस को दिया गया है। इन तीनों लोगों को ज्वाइंटली दिया गया हेपेटाइटिस वायरस का रिसर्च करने के लिए। मेडिसिन अब बन जाएगा आसानी से, तो इसको रोका जा सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपके जितने भी क्वेश्चन सही हुए आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की सीरीज देखने के लिए धन्यवाद।